नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दास्तान पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धनपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ दूर दूर तक एक ही नाम मशहूर था, करमचंद जौहरी। कहा जाता था कि अगर किसी टूटे हुए हार, मुकुट या बेशकीमती आभूषण को नया जीवन देना हो तो करमचंद से बेहतर कोई कारीगर नहीं था। राजघरानों से लेकर बड़े बड़े जमींदार तक अपने सबसे कीमती गहने उसी के पास भिजवाते थे। लेकिन लोग सिर्फ उसकी कला की नहीं, उसके ईमान की भी मिसाल देते थे। उसी दुकान में पिछले 4 वर्षों से एक युवक काम सीख रहा था। उसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन की उंगलियों में जैसे जादू था। वो सोने पर इतनी महीन नक्काशी करता कि देखने वाला दंग रह जाता। छोटे से छोटे हीरे को ऐसी सफाई से जड़ता कि कोई जोड़ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन सुदर्शन में एक अजीब आदत थी। वो मेहनती जरूर था, मगर उसका मन हमेशा किसी और दुनिया में भटकता रहता। कभी लगातार 12-12 घंटे काम करता रहता और कभी अचानक औजार रखकर घंटों एक ही जगह बैठा रहता। ऐसा लगता मानो किसी गहरी सोच में खो गया हो। करमचंद कई बार पूछता, क्या सोचता रहता है बेटा? सुदर्शन बस हल्की मुस्कान देकर कहता, कुछ नहीं मालिक, बस ऐसे ही। असल में उसके मन में बचपन से एक सपना पल रहा था। उसे हमेशा लगता कि वो इस साधारण जीवन के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जब भी किसी राजसी जुलूस को नगर से गुजरते देखता, उसकी निगाहें घोड़ों, सैनिकों या हाथियों पर नहीं टिकती थीं, बल्कि सीधे राजकुमार पर जाकर ठहर जाती। वो देर तक उसे देखता रहता, फिर मन ही मन सोचता, अगर मैं राजमहल में पैदा हुआ होता तो शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होती। धीरे धीरे ये कल्पना उसकी आदत बन गई। उसने कई महीनों की कमाई जोड़कर अपने लिए एक बेहद शानदार रेशमी पोशाक सिलवाई। उस पोशाक पर सोने जैसे धागों से कढ़ाई थी और कमर पर चमड़े की सुंदर पेटी। हर रविवार दुकान बंद रहती। उस दिन सुदर्शन वही पोशाक पहनकर पूरे बाजार में घूमता। लोग दूर से उसे देखते, कोई मुस्कुराता, कोई फुसफुसाता, देखो फिर आ गया नकली राजकुमार। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, लेकिन सुदर्शन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीना तान कर ऐसे चलता मानो सचमुच किसी राज्य का युवराज हो। दिन बीतते गए, सुदर्शन का हुनर बढ़ता गया और उसके सपने भी। फिर एक सुबह धनपुर में खबर फैली, सूर्यगढ़ के महाराज के छोटे भाई का काफिला नगर में आने वाला है। उनके साथ राज परिवार के कई बहुमूल्य आभूषण भी थे। कुछ आभूषणों की मरम्मत के लिए सीधे करमचंद की दुकान चुनी गई। पूरा बाजार उत्साहित था। थोड़ी देर बाद सैनिकों का काफिला दुकान के सामने आकर रुका। 2 सैनिक मखमली कपड़े में लिपटा एक बड़ा संदूक भीतर लेकर आए। संदूक खोला गया और उसके अंदर रखा था हीरों, माणिक और पन्नों से जड़ा हुआ राज परिवार का विशेष राजमुकुट। करमचंद ने दोनों हाथ जोड़कर उसे उठाया। उसने ध्यान से निरीक्षण किया। मुकुट के एक किनारे की नक्काशी टूट गई थी और कुछ रत्न ढीले हो चुके थे। करमचंद ने गहरी सांस ली। ये काम बहुत नाजुक है। फिर उसने सुदर्शन की ओर देखा। इसे तुम ठीक करोगे? दुकान में बैठे बाकी कारीगर हैरानी से सुदर्शन की ओर देखने लगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहली बार सीधे उसी को मिली थी। सुदर्शन ने कांपते हाथों से राजमुकुट अपने सामने रखा। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी लालसा दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मुकुट कुछ ही दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सुदर्शन ने पूरे दिन बड़ी सावधानी से राजमुकुट पर काम किया। वो एक एक हीरे को उसकी सही जगह पर जड़ता, फिर महीन औजारों से सोने की टूटी हुई नक्काशी को जोड़ता। शाम ढलने लगी। करमचंद ने मुकुट को देखकर कहा, बहुत बढ़िया काम किया है, बाकी पॉलिश कल सुबह कर देना। अभी इसे यहीं संदूक में रख दो। सैनिकों ने दुकान के बाहर पहरा लगा दिया था। करमचंद और बाकी कारीगर अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुदर्शन उस रात घर नहीं गया। उसने बहाना बना दिया कि अंतिम पॉलिश किए बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। करमचंद ने बिना किसी शक के दुकान की चाबी उसी के पास छोड़ दी। रात गहरा चुकी थी। पूरा बाजार सुनसान था। सिर्फ तेल के एक छोटे से दीपक की लौ दुकान में जल रही थी। सुदर्शन ने अंतिम बार मुलायम कपड़े से मुकुट चमकाया। सुदर्शन कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, जिस इंसान के सिर पर यह मुकुट होगा उसकी जिंदगी कितनी अलग होगी। उसका हाथ अनजाने में मुकुट की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे उसने दोनों हाथों से राजमुकुट उठाया और अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही मुकुट उसके सिर पर आया, वो सामने लगे बड़े शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ क्षणों तक वो खुद को देखता रहा, फिर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे लगा ये मुकुट जैसे उसी के लिए बना हो। वो धीरे धीरे दुकान के भीतर टहलने लगा। उसकी चाल बदल गई, चेहरा बदल गया, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास आ गया। कुछ देर बाद उसने मुकुट उतारकर वापस संदूक में रख दिया, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह सैनिक मुकुट लेकर चले गए। करमचंद को इनाम मिला। दुकान में खुशी का माहौल था, लेकिन सुदर्शन पूरे दिन चुप रहा।
वो बार बार महल की दिशा में देखता रहता। दिन बीतते गए। करीब 2 हफ्ते बाद सुदर्शन ने अचानक करमचंद से कहा, मालिक, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाना चाहता हूँ। करमचंद चौंक गया। अचानक? बस दुनिया देखना चाहता हूँ। करमचंद ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी लौट आना। ये दुकान भी एक दिन तुम्हारी ही होगी। सुदर्शन ने सिर झुका लिया। उसे पता था वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। उसने अपनी कई सालों की बचत एक छोटी थैली में रखी, वही शानदार रेशमी पोशाक पहनी और धनपुर छोड़ दिया। अब वो जहाँ भी जाता लोग उसे किसी बड़े घराने का युवक समझते। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था कि वो भी खुद को साधारण कारीगर नहीं समझता था। कुछ दिन बाद उसे एक बूढ़ा लेकिन मजबूत घोड़ा सस्ते दामों में मिल गया। उसने बिना देर किए घोड़ा खरीद लिया। अब उसका रूप बिल्कुल किसी छोटे राज्य के राजकुमार जैसा लगने लगा। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, सुदर्शन एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। करीब उसकी ही उम्र का एक युवक तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उस युवक के चेहरे पर तेज था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी चाल ढाल में एक अलग ही शालीनता थी। वो सुदर्शन के पास आकर मुस्कुराया, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या हम साथ सफर कर सकते हैं? रास्ता लंबा है, साथ रहेगा तो सफर आसान हो जाएगा। सुदर्शन ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं। दोनों घोड़े साथ साथ चल पड़े। सुदर्शन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सा दिखने वाला मुसाफिर उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। सुदर्शन और वो अजनबी युवक अब साथ साथ सफर करने लगे। पहले दिन दोनों ने बस सामान्य बातें की, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या काम करते हो। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच झक खत्म होने लगी। शाम होने पर वे एक नदी के किनारे रुके, घोड़ों को पेड़ से बांधा, आग जलाई और साथ बैठकर खाना खाने लगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर सुदर्शन ने उस नौजवान से पूछा, तुम कौन हो? युवक हल्का सा मुस्कुराया, मेरा नाम सूर्यभान है। किस राज्य के हो? सूर्यभान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यही तो मैं भी नहीं जानता। सुदर्शन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब? सूर्यभान ने धीमी आवाज में कहा, जिस व्यक्ति को मैं अपना पिता समझता था, उन्होंने मरने से पहले बताया कि वे मेरे असली पिता नहीं थे। सुदर्शन के हाथ वहीं रुक गए। फिर सूर्यभान बोला, उन्होंने मेरा पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया, लेकिन अंतिम समय में एक ऐसा रहस्य बताया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। अब सुदर्शन पूरी तरह उसकी बातों में डूब चुका था। सूर्यभान बोला, उन्होंने बताया कि मेरा जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था, मैं एक राजा का बेटा हूँ। सुदर्शन की आंखें फैल गईं। सूर्यभान आगे बोला, मेरे जन्म के समय राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर मैं 25 वर्ष की आयु से पहले अपने पिता के साथ रहा तो दुश्मन मुझे मार डालेंगे। इसलिए मुझे एक विश्वसनीय सेनापति के पास भेज दिया गया। उसी ने मुझे पाला, तलवार चलाना सिखाया, घुड़सवारी सिखाई, लेकिन कभी मेरे असली पिता का नाम नहीं बताया। सुदर्शन बिना पलक झपकाए सुनता रहा। सूर्यभान ने अपनी कमर से एक छोटी सी चांदी की मुहर निकाली। उस पर सूर्य का निशान बना हुआ था। मरने से पहले उन्होंने ये मुहर मुझे दी। उन्होंने कहा, पूर्णिमा की रात सूर्यगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित सूर्यशिला पर पहुंचना। वहां राजमहल के 4 विश्वस्त सैनिक तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस उन्हें ये मुहर दिखा देना, वे तुम्हें तुम्हारे पिता तक पहुंचा देंगे। सुदर्शन ने ध्यान से वो मुहर देखी। उस पर बना शाही चिन्ह बिल्कुल असली लग रहा था। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। सुदर्शन ने महसूस किया कि सूर्यभान बेहद सीधा और भरोसा करने वाला इंसान था। वो बिना किसी डर के अपनी पूरी जिंदगी एक अजनबी को बता चुका था। यहीं सुदर्शन के भीतर कुछ बदलने लगा। जब सूर्यभान सो गया, सुदर्शन की आंखों से नींद गायब थी। वो आग की बुझती लपटों को देखता रहा। उसके मन में एक के बाद एक विचार आने लगे। राजा ने अपने बेटे को कभी देखा नहीं, बेटे ने भी अपने पिता को कभी नहीं देखा। पहचान सिर्फ इस मुहर से होगी। अगर वो यहीं रुक गया। उसने सिर झटक दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन कुछ ही क्षण बाद दूसरा विचार आया, अगर मैं उसकी जगह पहुंच जाऊं तो। उसके भीतर वर्षों से पल रहा राजसी जीवन का सपना अचानक उसकी आंखों के सामने सच होता दिखाई देने लगा। महल, सिंहासन, सेवक, सम्मान, सब कुछ बस एक कदम दूर। अगले दिन दोनों फिर साथ चल पड़े। लेकिन अब सुदर्शन पहले जैसा नहीं था। वो कम बोल रहा था। बार बार उसकी नजर सूर्यभान की कमर से बंधी उस शाही मुहर पर चली जाती। सूर्यभान ने हंसते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो? सुदर्शन मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं, बस सफर के बारे में। लेकिन उसके मन में सफर नहीं, एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। उस शाम वे घने जंगल के किनारे रुके। पूरा दिन चलने की वजह से सूर्यभान बेहद थक चुका था। जमीन पर लेटते ही कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो गया। सुदर्शन की आंखों में नींद नहीं थी।
वो धीरे धीरे उठा। उसने सोते हुए सूर्यभान को देखा। फिर उसकी नज़र उस चांदी की मुहर पर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मुहर खोल ली। एक पल के लिए उसके मन में आया, अगर ये जाग गया तो। दूसरा विचार आया, अगर मैं इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं। उसकी नज़र पास रखी तलवार पर गई। वो कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं चोर हो सकता हूँ, धोखेबाज हो सकता हूँ, लेकिन हत्यारा नहीं। उसने तलवार वहीं छोड़ दी, मुहर अपनी कमर में बांधी, सूर्यभान के घोड़े पर सवार हुआ और पूरी ताकत से घोड़ा दौड़ा दिया। पीछे जंगल में सूर्यभान अब भी गहरी नींद में सो रहा था। उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने अपना दोस्त समझा, वही उसकी पहचान, उसका परिवार और उसका पूरा भविष्य चुराकर भाग चुका था। सुदर्शन पूरी रात घोड़ा दौड़ाता रहा। उसे डर था कि कहीं सूर्यभान जागकर उसका पीछा न कर ले। जंगल पार हुए, पहाड़ पीछे छूट गए और अगले दिन शाम ढलते ढलते वो सूर्यशिला पहुंच गया। वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सूर्यभान ने बताई थी। एक ऊंची चट्टान, चारों ओर घना जंगल और नीचे फैला हुआ खुला मैदान। सुदर्शन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां अभी कोई नहीं था। उसने घोड़े को पेड़ से बांधा और इंतजार करने लगा। उसके दिल की धड़कनें हर पल तेज होती जा रही थीं। कई बार उसके मन में आया, अभी भी लौट सकता हूँ, किसी ने मुझे देखा नहीं है। लेकिन अगले ही पल महल, सिंहासन और शाही जीवन की तस्वीर उसके सामने आ जाती। वो फिर अपने फैसले पर अडिग हो जाता। अगली सुबह सूरज निकलने के कुछ समय बाद दूर धूल का एक बड़ा गुब्बार दिखाई दिया। धीरे धीरे कई घुड़सवार सूर्यशिला की ओर बढ़ने लगे। सबके कपड़े एक जैसे थे, हथियार चमक रहे थे। बीच में एक शानदार रथ चल रहा था। सुदर्शन समझ गया, यही लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर भी वो तुरंत आगे नहीं बढ़ा। उसने सोचा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो पूरे दिन दूर बैठा उन्हें देखता रहा। उधर सैनिक भी जैसे किसी खास व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शाम होते होते पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। आज पूर्णिमा की रात थी। यही वो रात थी जिसका जिक्र सूर्यभान ने किया था। सुदर्शन ने गहरी सांस ली, अपनी पोशाक ठीक की, कमर में बंधी चांदी की शाही मुहर को टटोला और घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे शिविर की ओर बढ़ गया। जैसे ही सैनिकों ने उसे आते देखा, वे तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। सुदर्शन घोड़े से उतरा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। बीच में खड़े सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े सेनापति ने उसकी ओर ध्यान से देखा। सुदर्शन ने बिना कुछ कहे चांदी की वो मुहर उनके सामने रख दी। वृद्ध की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से मुहर उठाई, फिर अचानक आगे बढ़कर सुदर्शन को गले लगा लिया। युवराज, आखिरकार आप आ गए। सुदर्शन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने जीवन में पहली बार किसी को अपने लिए युवराज कहते सुना था। उसकी आंखें अनायास बंद हो गईं। वर्षों का सपना आज सच होता दिखाई दे रहा था। वृद्ध ने अपना परिचय दिया, मैं महासेनापति वीरभान हूँ। 25 वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। उन्होंने सैनिकों की ओर देखा। सभी ने एक साथ झुककर प्रणाम किया। सुदर्शन का सीना गर्व से भर उठा। उसने पहली बार महसूस किया, सम्मान पाने का नशा कितना खतरनाक होता है। वीरभान बोले, महाराज देवेंद्र, हर दिन आपके लौटने की राह देखते रहे हैं। महारानी ने तो कभी उम्मीद ही नहीं छोड़ी। आज उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। ये शब्द सुनकर सुदर्शन के दिल में हल्की टीस उठी। एक पल को उसे सूर्यभान का चेहरा याद आया, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी दूर से घोड़े की तेज टाप सुनाई दी। सभी सैनिक उधर देखने लगे। एक घोड़ा पूरी रफ्तार से सूर्यशिला की ओर दौड़ा चला आ रहा था। सुदर्शन का चेहरा पीला पड़ गया। वो उस घोड़े को पहचान चुका था। वो वही बूढ़ा घोड़ा था जो उसने अपनी जगह छोड़ दिया था, और उसके ऊपर बैठा युवक कोई और नहीं, सूर्यभान था। घोड़ा रुकते ही सूर्यभान नीचे कूद पड़ा। उसकी नज़र सीधे सुदर्शन पर गई। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और विश्वासघात तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो गरज कर बोला, सुदर्शन, तुमने दोस्ती का यही बदला दिया। पूरे शिविर में सन्नाटा छा गया। वीरभान हैरानी से दोनों को देखने लगे। सूर्यभान ने उनकी ओर मुड़कर कहा, महासेनापति, सावधान रहिए। ये आदमी राजकुमार नहीं है। इसने मेरी शाही मुहर चुराई है। सुदर्शन ने खुद को संभालने की कोशिश की। अगर वो इस समय घबरा जाता तो सब खत्म हो जाता। उसने शांत स्वर में कहा, इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये तो धनपुर का रहने वाला सुनार सुदर्शन है, जो एक सुनार के यहाँ पर कारीगर हैं। ये कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। रास्ते में इसने मेरी मुहर छीनने की कोशिश की थी। जब असफल हुआ तो अब खुद को राजकुमार बता रहा है। सूर्यभान क्रोध से कांप उठा। झूठ, मुहर मेरी है। मैं ही महाराज देवेंद्र का पुत्र हूँ। वीरभान उलझ गए। दोनों युवक लगभग एक ही उम्र के थे। दोनों पूरे विश्वास से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन एक अंतर था। शाही मुहर सुदर्शन के पास थी,
यही वो निशानी थी जिसके आधार पर उन्हें राजकुमार की पहचान करनी थी। वीरभान ने गहरी सांस ली, फिर सैनिकों की ओर देखकर आदेश दिया, जिस युवक के पास राजमुहर है फिलहाल वही युवराज माना जाएगा। दूसरे युवक को बंदी बना लो। 4 सैनिक तुरंत सूर्यभान की ओर बढ़े। सूर्यभान ने विरोध किया। वो चिल्लाता रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये धोखेबाज है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ बांध दिए गए। सुदर्शन सामने खड़ा सब देखता रहा। उसकी आंखें झुक गईं। उसे अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी, अब बस थोड़ा और, महल पहुंचते ही सब तुम्हारा होगा। अगले दिन पूरा काफिला सूर्यगढ़ की ओर रवाना हुआ। सबसे आगे शाही ध्वज लहरा रहा था। उसके पीछे रथ में बैठा था नकली राजकुमार सुदर्शन, और सबसे पीछे लोहे की जंजीरों में बंधा, धूल से लथपथ चल रहा था असली युवराज सूर्यभान। उसे नहीं पता था कि महल पहुंचने के बाद भी सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा जो उसे देखते ही पहचान लेगा। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद शाही काफिला आखिरकार सूर्यगढ़ पहुंच गया। पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। बाजार फूलों से सजाए गए थे। महल के बाहर हजारों लोग अपने वर्षों से बिछड़े युवराज के स्वागत के लिए खड़े थे। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा नगर गूंज रहा था। हर तरफ एक ही नारा सुनाई दे रहा था, युवराज सूर्यभान की जय। सुदर्शन रथ में बैठा ये सब देख रहा था। जिस सम्मान का उसने जीवन भर केवल सपना देखा था, आज वही सम्मान उसे मिल रहा था। महल के मुख्य द्वार पर स्वयं महारानी मंदाकिनी खड़ी थीं। 25 वर्षों से उन्होंने अपने बेटे का इंतजार किया था। महाराज देवेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, महारानी देखिए, हमारा बेटा लौट आया। रानी की आंखें खुशी से भर उठीं। उन्होंने सुदर्शन की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ क्षण लगातार उसे देखती रहीं, फिर धीरे से बोलीं, नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम बिना किसी प्रमाण के ऐसा कैसे कह सकती हो? रानी शांत स्वर में बोली, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन एक माँ का मन कभी धोखा नहीं खाता। उसी समय सैनिक असली सूर्यभान को दरबार में ले आए। जैसे ही उसने राजा को देखा, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, मैं ही आपका पुत्र हूँ। इस आदमी ने मेरी शाही मुहर चुराई है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। सुदर्शन तुरंत बोला, महाराज, ये पागल हो चुका है। रास्ते भर यही बेसिर पैर की बातें करता रहा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत काल कोठरी में डाल दो। सैनिक सूर्यभान को घसीटते हुए बाहर ले गए, लेकिन जाते जाते भी वो लगातार चिल्ला रहा था, उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। दरबार समाप्त हो गया। राजा सुदर्शन को लेकर भीतर चले गए, लेकिन दरबार में उपस्थित प्रधानमंत्री गहरी सोच में डूबे हुए थे। शाम को उन्होंने महारानी से अकेले में मिलने की अनुमति मांगी। रानी ने मंत्री से कहा, मुझे आज के सारे घटनाक्रम पर संदेह हो रहा है। आप मुझे वो सारी घटना बताइए जब सैनिक राजकुमार सूर्यभान को लेने के लिए सूर्यशिला पर गए थे। मंत्री बोला, महारानी, सैनिकों ने मुझे बताया था कि राजकुमार सूर्यभान उस कैदी आदमी को धनपुर का सुनार कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये धोखेबाज आदमी दरअसल धनपुर का एक सुनार है। ये बात सुनते ही रानी की आंखों में चमक आ गई। धनपुर का सुनार? रानी कुछ क्षणों तक चुप रहीं, फिर उन्हें अचानक वर्षों पहले की एक बात याद आई। महाराज ने कभी बताया था कि धनपुर का जौहरी करमचंद पूरे आर्यावर्त का सबसे बड़ा कारीगर माना जाता है। रानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर यह सचमुच उसी का शागिर्द है, तो चाहे जितना भी राजकुमार बनने का अभिनय कर ले, अपने हाथों का हुनर नहीं छिपा पाएगा। रानी मंदाकिनी मन ही मन सोच रही थी, इंसान अपना अतीत छिपा सकता है, अपना सीखा हुआ हुनर नहीं। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा, फिर रानी धीरे धीरे मुस्कुराईं। अब मुझे समझ में आ गया, सच्चाई सामने कैसे लाई जाएगी। अगली सुबह पहली बार रानी का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने सुदर्शन को बड़े स्नेह से अपने पास बुलाया, उसके साथ भोजन किया, उससे ऐसे बातें करने लगीं जैसे अब उन्हें उस पर पूरा विश्वास हो गया हो। सुदर्शन ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सबसे बड़ी बाधा भी दूर हो चुकी है, लेकिन उसे क्या पता था कि रानी के मन में अब एक ऐसी परीक्षा जन्म ले चुकी थी जो उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सबके सामने खोलने वाली थी। उधर काल कोठरी में बंद सूर्यभान ये सब सुनकर निराश हो चुका था। उसे लगने लगा कि शायद अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसी शाम महाराज, महारानी और सुदर्शन राजमहल के बगीचे में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बातों बातों में महारानी ने अपने गले में पहना हुआ एक पुराना स्वर्णहार उतारा। उन्होंने उसे हाथ में घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, ये हार मुझे विवाह के समय मेरी माँ ने दिया था, सालों पुराना हो गया है। उन्होंने हार का एक टूटा हुआ जोड़ दिखाया। देखिए महाराज,
इसके कुछ जोड़ ढीले हो गए हैं और 2 रत्न भी अपनी जगह से हिल गए हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, तो किसी सुनार को बुला लेते हैं। महारानी ने सहज स्वर में कहा, हाँ बुला लेंगे, लेकिन इस हार से मेरा बहुत लगाव है, इसलिए चाहती हूँ कि इसकी मरम्मत बहुत सावधानी से हो। सुदर्शन चुपचाप हार को देख रहा था। एक नज़र में ही उसने समझ लिया कहाँ जोड़ टूटा है, कौन सा रत्न ढीला है और कहाँ सोना थोड़ा घिस चुका है। उसके भीतर का कारीगर अचानक जाग उठा। फिर उसे मंत्री की बात याद आई। रानी अभी भी पूरी तरह तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाई है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये हार ठीक कर दूं तो रानी हमेशा के लिए मुझसे प्रभावित हो जाएंगी। यही सोचकर वो तुरंत बोला, माताश्री अगर आप अनुमति दें तो ये छोटा सा काम मैं कर देता हूँ। राजा चौंक पड़े। तुम? सुदर्शन मुस्कुराया, यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है, इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हार उसके हाथ में दे दिया। सुदर्शन अपने कक्ष में गया। जैसे ही उसने औजार हाथ में लिए वो सब भूल गया। वो ये भी भूल गया कि वो इस समय एक राजकुमार बनकर जी रहा है। उसकी उंगलियां उसी गति से चलने लगीं जैसे वर्षों तक करमचंद की दुकान में चला करती थीं। उसने पुराने जोड़ खोल दिए, रत्नों को सावधानी से निकाला, सोने को गर्म करके फिर से जोड़ा। जहां हल्की दरार थी उसे इतनी सफाई से भरा कि पहचानना मुश्किल हो गया। फिर उसने पूरे हार को चमकाकर ऐसा बना दिया मानो वो बिल्कुल नया हो। काम पूरा होते ही उसके चेहरे पर वही संतोष था जो किसी कलाकार को अपनी कला पूरी करने के बाद मिलता है। अगली सुबह वो मुस्कुराते हुए हार लेकर दरबार में पहुंचा। माताश्री लीजिए, अब आपका हार पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। रानी ने हार हाथ में लिया। कुछ पल तक उसे ध्यान से देखती रहीं। दरबार में बैठे सभी लोग उसकी कारीगरी देखकर दंग रह गए। महाराज भी बोले, अद्भुत, ऐसी बारीक मरम्मत तो मैंने आज तक नहीं देखी। सुदर्शन गर्व से मुस्कुराया। उसे लगा आज उसने रानी का दिल जीत लिया है। लेकिन तभी महारानी ने धीरे से कहा, बहुत सुंदर काम किया है, अब एक व्यक्ति और बाकी है। राजा ने पूछा, कौन? रानी बोली, वही युवक जो स्वयं को मेरा पुत्र कहता है। मैं चाहती हूँ उसे भी यही हार देकर कहिए कि इसकी मरम्मत करे। राजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वो ये काम कैसे करेगा? महारानी शांत स्वर में बोली, बस एक बार बुला लीजिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। कुछ ही देर में बेड़ियों में जकड़ा सूर्यभान दरबार में लाया गया। महारानी ने वही हार उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम सचमुच मेरे पुत्र हो तो इसे ठीक करके दिखाओ। सूर्यभान ने हार हाथ में लिया। कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने हार वापस रानी की ओर बढ़ा दिया। उसकी आंखों में अपमान साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, महारानी मैं घोड़ा दौड़ा सकता हूँ, तलवार चला सकता हूँ, युद्ध लड़ सकता हूँ, राज्य संभाल सकता हूँ, लेकिन एक सुनार का काम मैं जीवन में कभी नहीं कर सकता। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। तभी महारानी सिंहासन से उठीं। उन्होंने सीधे महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज अब भी आपको कोई प्रमाण चाहिए? जो युवक बचपन से राजमहल में पला हो वो सोने के आभूषण की ऐसी मरम्मत नहीं कर सकता, और जो सुनार का शागिर्द रहा हो वो अपना हुनर लाख छिपाना चाहे, एक दिन वही हुनर उसकी असलियत बता देता है। सुदर्शन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया वो अपने ही लालच के बिछाए जाल में फंस चुका है। रानी की बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज देवेंद्र अभी भी असमंजस में थे। तभी रानी ने आदेश दिया कि धनपुर से प्रसिद्ध सुनार करमचंद को तुरंत बुलाया जाए। अगले दिन करमचंद दरबार में पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र सुदर्शन पर पड़ी वो चौंक उठा। महाराज, ये मेरा शागिर्द सुदर्शन है। कई वर्ष तक मेरी दुकान पर आभूषणों की मरम्मत करता रहा है। अब सुदर्शन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो महाराज के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने लालच में आकर अपने मित्र सूर्यभान को धोखा दिया। सारी गलती मेरी है। महाराज ने तुरंत सूर्यभान की बेड़ियां खुलवा दीं। वर्षों बाद पिता ने अपने असली पुत्र को गले लगाया। महारानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। महाराज ने क्रोधित होकर सुदर्शन को मृत्युदंड देने का आदेश देना चाहा, लेकिन सूर्यभान आगे बढ़ा। पिताजी, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली उसे एक अवसर मिलना चाहिए। मैं इसे क्षमा करता हूँ। महाराज ने पुत्र की बात मान